हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारी जो अभिमन्यु सीरीज चल रही है, इसके कुछ और क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पीछे हमारा जितने भी सीरीज़ के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं मेरे हिसाब से आप सभी को बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और हमने ये वो क्वेश्चन उठा रखे हैं जो हर बार सीईटी के अंदर जो है ना, अब जैसे हरियाणा में जो सीईटी होगा और सीईटी के बाद में जितनी भी और वैकेंसी आएगी, जितने और भी अगर मैं कहूँ कि फार्म निकलेंगे, उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ कि हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन आने हैं, तो 25 के 25 क्वेश्चन की बढ़िया से तैयारी जो है आप लोगों की इसी अभिमन्यु सीरीज से मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू कर लेते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है। देखो, अब है ना, चाहे वो विधानसभा की सीटें हो, चाहे वो विधानसभा की रिजर्व सीट हो, ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर बहुत सारे बन जाते हैं। आपको कोई ना कोई सीट का नाम देके पूछ लेगा कि यह क्षेत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है या कौन से जिले के अंदर आता है। अब इसने पूछा है कि जो बापोली है ना, बापोली, ये नाम रहेगा बापोली। बापोली जो है ना, ये किस जिले के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने बता देना है वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा। ठीक है, या तो बापोली लिखा आ जाएगा या बाहोली भी लिखा आ सकता है। बापोली या फिर बाहोली क्षेत्र भी लिखा आ सकता है। अब ऐसा मतलब क्या हुआ, यहां पर ना एक तेल की रिफाइनरी है, तेल की रिफाइनरी है सबसे बड़ी रिफाइनरी। तो तेल रिफाइनरी जो है ना, ये कहां पर लगी हुई है, ये पानीपत के बापोली के अंदर ही तो लगी हुई है। ठीक है ना। इसके अलावा देखो, कल मैंने आपको बताया था कि एक पानीपत के अंदर तापीय विद्युत केंद्र भी है। पानीपत के अंदर क्या आता है, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र भी है। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र भी है। और ये कौन से गांव के अंदर आता है, तो ये पड़ता है आसान गांव के अंदर, या फिर आसन गांव भी लिखा आ सकता है। ये आसन गांव कहां पर पड़ता है, ये पानीपत के अंदर ही तो पड़ता है वहां पर। ठीक है ना। तो वो चीजें जो एग्जाम के अंदर पूछता है वही चीज मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे ये जो तेल रिफाइनरी के बारे में बहुत सारी बातें पूछ लेता है कि तेल रिफाइनरी जो है ये हरियाणा में कहां पर बनी हुई है, तो आपने बताना है या तो बापोली होगा या बाहोली होगा। ये एरिया कहां पर पड़ता है, ये पानीपत के अंदर आता है, जहां पर क्या बनी हुई है, जहां पर तेल रिफाइनरी बनी हुई है। तापीय विद्युत केंद्र जो है ना, ये हरियाणा का पहला क्या था, तापीय विद्युत केंद्र था। ये पानीपत के अंदर एक गांव पड़ता है, कौन सा, जिसका नाम है आसन गांव या फिर आसान गांव के अंदर आता है। इसकी उत्पादन क्षमता है ना, ये शायद मैं आपको कल करवा भी चुका था कि इसकी उत्पादन क्षमता अगर आपसे पूछ ले कि कितनी रहती है, यानी यहाँ से कितनी यूनिट बिजली पैदा होती है, तो आपने बता देना है 1367.20 मेगावाट जो है ना, वो क्या रहती है, वो इसकी उत्पादन क्षमता रहती है। ठीक है। तो तापीय विद्युत केंद्र जो है ये आसन गांव के अंदर आता है। तेल रिफाइनरी बापोली के अंदर है, कहां पर है, पानीपत के अंदर आती है। पूछ सकती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1998 के अंदर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। तापीय विद्युत केंद्र कब बना था, तो ये 1979 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा जब भी विद्युत की बात आती है, तो हरियाणा के अंदर अभी दो डिवीजन के नाम चलते हैं। एक तो चलता है यूएचबीवीएन, यूएचबीवीएन, ठीक है, और एक चलता है डीएचबीवीएन, यूएचबीवीएन, और एक चलता है डीएचबीवीएन, यानी उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय या इसका हेडक्वार्टर जो है ना, ये पड़ता है पंचकुला के अंदर। आपने कमेंट करके बताना है जो डीएचबीवीएन है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, नूह जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसका पहले क्या नाम हुआ करता था, पहले इसका नाम था मेवात। और मेवात का भी पहले क्या नाम हुआ करता था, सत्यमेवपुरम हुआ करता था। सत्यमेवपुरम, ये इसका नाम हुआ करता था। ठीक है। लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था, बाद में इसका नाम मेवात कर दिया गया था, और मेवात से अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, नूह कर दिया गया है। ठीक है। ये जो नूह डिस्ट्रिक्ट है ये कब बना था, ये 2005 के अंदर बना था। कब बनता है ये 2005 के अंदर बनता है नूह डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में
सबसे कम साक्षरता 2011 की जनगणना के हिसाब से, सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता हरियाणा के कौन से जिले की है? तो वो आपने बतानी है, वो मेवात डिस्ट्रिक्ट की आती है, ठीक है ना। वो कौन से की आती है? वो नूह डिस्ट्रिक्ट की तो आती है, ठीक है। ये बात आपने नोट कर लेनी है। और नूह जो है ना, ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से कोई भी क्या है, आरक्षित सीट नहीं है। कोई भी आरक्षित सीट जो है विधानसभा की वो नहीं है। कोई भी जो आरक्षित सीट है ना, ये नहीं है। कौन सी बात कर रहा हूं? हरियाणा विधानसभा की 17 सीटें क्या है, रिजर्व है। उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है नूह, जिसमें से कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। जींद के अंदर भी है, पानीपत के अंदर भी है और रोहतक के अंदर भी आती है। लेकिन अगर हम बात करें कि 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट, तो जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, जैसे नूह हो गया, जैसे पंचकुला हो गया, ठीक है, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां से कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी प्रकार से याद हो गया होगा। रोहतक के बारे में क्वेश्चन आता है कि जो सोरी बाजार है ना, ये कपड़े की मार्केट है रोहतक के अंदर, इसको बोलते हैं सोरी बाजार। तो ये सोरी बाजार कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सोरी बाजार जो है ना, ये रोहतक का ही प्रसिद्ध रहता है एशिया के अंदर, याद रखना। तो बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? बापोली तो पानीपत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आपने कमेंट करके बताना है कि UHBVN का मुख्यालय कहाँ पर है? वो पंचकुला के अंदर है। और DHBVN का जो हेडक्वार्टर है ना, ये कहाँ पर बना हुआ है, ये आपने बता देना है कमेंट करके। और आपके कमेंट का वेट हम करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? इसने आपसे पूछा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना, हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया गया था? ये वाली बात इसने आपसे पूछी है। अब देखो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात आती है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना की गई थी फतेहाबाद के अंदर। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसकी स्थापना फतेहाबाद के अंदर की गई थी। फतेहाबाद में कब की गई थी? तो 2014 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 2014 के अंदर फतेहाबाद के अंदर प्रॉपर में की गई है, या कोई गांव का नाम भी आता है, तो एक स्थान पड़ता है कौन सा? गोरखपुर। गोरखपुर एक स्थान पड़ता है। इसी गोरखपुर में क्या काम किया गया था? परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो उस समय तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अभी आपको पता ही होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ना, इनकी क्या हो चुकी है? इनकी अभी पीछे मृत्यु हो चुकी है, अभी इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे? तो ये 2004 से लेकर के ना, ये 2014 तक क्या रहे थे? ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 2004 से लेकर के 2014 तक क्या रहे थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात यहाँ पे हो रही है। तो उन्होंने गोरखपुर के अंदर क्या काम किया था? एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना यहाँ पर की थी, ठीक है। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि फिर इसकी जो उत्पादन क्षमता है ना, ये कितनी रखी गई है? इसकी उत्पादन क्षमता का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कितनी यूनिट लगेगी। देखो, यहाँ पर 700 की 4 यूनिट लगनी है, यानी इसकी जो उत्पादन क्षमता है ना, वो रहने वाली है कितनी? वो 2800 मेगावाट रहने वाली है। कितनी रहेगी? 2800 मेगावाट जो है ना, वो इसकी उत्पादन क्षमता रहने वाली है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये फतेहाबाद जो है ना, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा जो फतेहाबाद है, इसको क्या बोलते हैं? इसको उदय नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रख लेना है। किसके बारे में बात हो रही है? फतेहाबाद के बारे में बात हो रही है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कब बना था? तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट बनता है ये 15 जुलाई 1997 को बना था। 15 जुलाई 1997 को एक और डिस्ट्रिक्ट बना था। एक तो बनता है फतेहाबाद है, और फतेहाबाद के साथ में कौन सा बनता है? तो एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट भी बनता है। तो इस दिन 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, एक फतेहाबाद और एक कौन सा बनता है? झज्जर। फतेहाबाद किससे अलग हुआ था? ये हिसार से ही अलग हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सोनीपत के बारे में, तो इसका प्राचीन नाम पूछ लेता है
तो वो आपने बताना है प्यारे बच्चों, क्या नाम रहेगा? स्वर्णप्रस्थ नाम इसका रहेगा, या फिर इसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सोनीपत का एक उद्योग सबसे फेमस है, वो कौन सा है? वो है एटलस साइकिल का। तो एटलस साइकिल जो है ना, ये सोनीपत की फेमस रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर करनाल की, तो करनाल को एक तो कहा जाता है धान का कटोरा, धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर जो बासमती चावल होते हैं ना, कौन से होते हैं? जो बासमती चावल होते हैं, इनकी पैदावार ज़्यादा कहाँ पर होती है? वो करनाल के अंदर होती है। या फिर एक और क्वेश्चन आता है, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जो पेरिस है ना, ये भी किसको बोलते हैं? करनाल को ही कहा जाता है। ठीक है, हिसार से अगर हम बात करें तो आपने कमेंट करके बताना है कि अभी वर्तमान में हिसार से हरियाणा की एमएलए कौन है। अभी वर्तमान में हरियाणा से जो हिसार सीट पड़ती है विधानसभा की, वहाँ से एमएलए कौन है, ये आपने कमेंट करके बताना है। क्योंकि हरियाणा विधानसभा जो वर्तमान में चल रही है ना, वो चल रही है 15वें क्रम की, और 15वीं विधानसभा के अंदर महिला विधायक कितनी है? तो 13 महिला विधायक है। 13 में से 5 किसकी है? तो बीजेपी पार्टी की रहेगी। 7 कौन सी पार्टी की है? कांग्रेस की है। और एक महिला जो है ना, वो इंडिपेंडेंट है, वो निर्दलीय है। तो वो निर्दलीय कहाँ से है? वो हिसार से है। उन एमएलए का नाम क्या है, ये आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये बात आपको पता हो जानी चाहिए थी। तो हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र पूछे ना आपने, तो बता देना है फतेहाबाद के अंदर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है, ये हमारा करेक्ट रहने वाला है। चलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन पूछा है ना, हरियाणा के देश में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है, यानी यहाँ पर जितने ब्रीडिंग सेंटर है ना, उनकी बात अपन लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर हर बार देखने को मिल सकते हैं। कोई ना कोई प्रजनन केंद्र से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई नदी से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कोई भी राष्ट्रीय पार्क से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपका फर्ज ये है कि जितने भी जो प्रजनन केंद्र है हरियाणा के अंदर, वो एक एक बात आपको कंप्लीट होनी चाहिए कि कौन सा कहाँ पर पड़ता है। आइए फिर आप इस क्वेश्चन के अंदर डिटेल में जाते हैं। और साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देनी है, अगर जो भी साथी हमारे चैनल के ऊपर नया जुड़ा हुआ है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है ये आप तक पहुँच सके। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो हर बार आपके एग्जाम के अंदर बनने की संभावना रहती है। मैं इतना वादा कर सकता हूँ आपसे कि अगर इस सीरीज को आपने कंटिन्यू कर लिया और इसको लगातार आप देखते रहे ना, तो आपका जब सीईटी होगा, तो सीईटी के अंदर आपको मैं एक विद प्रूफ के साथ दिखा दूंगा यहाँ से कि ये क्वेश्चन हमारा इस क्लास से आया हुआ है। ठीक है ना, देखो 25 क्वेश्चन आने हैं, तो 25 में से अगर मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन, 15, 17, 18 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उम्मीद तो यही है, बाकी आगे क्या देखना। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। हरियाणा के में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है। देखो, ये क्वेश्चन करता है कंफ्यूज कैसे करता है अपन देख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, अगर ऐसी वाली बात पूछना कि मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, फिर तो आपने बताना है कहाँ पर। ये झाबुआ रेवाड़ी के अंदर रहेगा। झाबुआ कहाँ पर पड़ता है? झाबुआ पड़ता है रेवाड़ी के अंदर। झाबुआ रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। फिर तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन केरू जो है ना, केरू, ये स्थान पड़ता है भिवानी के अंदर। केरू कहाँ पर पड़ता है? केरू भिवानी के अंदर पड़ता है। यहाँ पर भी एक प्रजनन केंद्र है, कौन सा? वो है चिंकारा प्रजनन केंद्र। वो कौन सा है? वो है चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र। मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है, एक बार थोड़ा सा दोबारा सुन लो भी। देखो, एक तो है कि मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, या फिर आप मोर से कंफ्यूज हो जाओगे तो मयूर भी लिखा आ सकता है कि मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। अगर वो ऐसे नाम दे रहा है मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, फिर तो आप करके आओगे झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। लेकिन अगर वो ऐसे नाम दे दे आपके सामने कि बताइए चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, वो केरू के अंदर रहता है। और केरू कहाँ पर है? ये भिवानी के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पिंजौर की, क्या पिंजौर के अंदर भी कोई ना कोई प्रजनन केंद्र है क्या? तो पिंजौर के अंदर भी पड़ते हैं 2 प्रजनन केंद्र है। कौन कौन से हैं? एक तो है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण
गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। और दूसरा अगर आपसे पूछ लेना तो वो आपका रहेगा रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। अगर ये से वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लेना तो आपने बता देना है कि कौन सा प्रजनन केंद्र कहाँ पे पड़ता है। तो पिंजौर कहाँ पर है? पिंजौर पड़ता है पंचकुला के अंदर। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिंजौर जो है ये पड़ता कहाँ पर है। तो पिंजौर पड़ता है पंचकुला के अंदर, ठीक है ना। पिंजौर कहाँ पे है? पिंजौर पड़ता है पंचकुला के अंदर। तो एक तो पूछेगा आपसे कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो पिंजौर के अंदर है। रेड जंगल फाउल कहाँ पर है, तो पिंजौर के अंदर है। पिंजौर कहाँ पर है, तो पंचकुला के अंदर है। इसी पंचकुला के अंदर है ना एक और क्षेत्र पड़ता है, कौन सा? मोरनी। मोरनी की पहाड़ियों का नाम सुन रखा होगा ना आपने। तो बताइए मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो मोरनी क्षेत्र है ना, ये भी कहाँ पर है? ये भी पंचकुला के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। यहां पर भी दो प्रजनन केंद्र है। यहां पर जो प्रजनन केंद्र है वो कौन कौन से हैं? एक तो आपने बता देना है कि वो रहेगा मनाल प्रजनन केंद्र, मनाल प्रजनन केंद्र, मनाल प्रजनन केंद्र। और दूसरा कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा फीसेंट प्रजनन केंद्र। कौन सा है? फीसेंट प्रजनन केंद्र, मनाल प्रजनन केंद्र। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है फीसेंट प्रजनन केंद्र। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना आपसे तो पिंजौर कहीं, तो पिंजौर के अंदर तो ये दो आते हैं, गिद्ध संरक्षण वाला और रेड जंगल वाला। अगर मोरनी वाले पूछ लेना तो मोरनी के अंदर ये दो पॉइंट आपने अच्छी प्रकार से याद कर लेने हैं। कौन सा? मनाल और फीसेंट वाले, ठीक है। यानी पंचकुला में कितने प्रजनन केंद्र है? पंचकुला में 4 आते हैं। कौन कौन से मैंने करवा दिया है। पीपली पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। पीपली कहाँ पर पड़ता है? पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रजनन केंद्र है ये कौन सा है, ये आपने कमेंट करके मेरे को बताना है, ठीक है ना। पीपली कहाँ पर पड़ता है? पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। और कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा ब्रीडिंग सेंटर है पीपली के अंदर, या कौन सा प्रजनन केंद्र है, ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हरियाणा का अगर पूछ ले मयूर एवं चिंकारा तो झाबुआ रेवाड़ी के अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। रेड बीसेप पर्यटन स्थल जो है ये कहां पर है? अब देखो हरियाणा में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, अब क्या होगा कि मैं एक और सीरीज अपनी शुरू करने वाला हूं, और वो सीरीज आपके लिए क्या सही रहेगी, थोड़ा सा आप मेरे को कमेंट करके बता देना। भी देखो मैं ये चाह रहा था कि अपनी जो PYQ है ना ये तो अपनी चली रही है, लेकिन साथ में मैं ये सोच रहा था कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मैं आपको करवाता रहूं। जैसे मान लीजिए जो एक बोलते हैं ना कि जिलेवार अध्ययन, जिलेवार अध्ययन का मतलब ये हुआ कि मैं आपको थ्योरी करवाऊं साथ में। जैसे मान लीजिए आज मैंने सिरसा डिस्ट्रिक्ट को उठा लिया, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिरसा कब बना था, सिरसा के प्राचीन नाम क्या थे, सिरसा के उपनाम क्या है, सिरसा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तहसील कितनी है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षण संस्थान, इसके अलावा पर्यटन स्थल, यहाँ के मंदिर, यहाँ के गुरुद्वारे, सब चीज़ें, मतलब उसको बोलते हैं कि जिलेवार अध्ययन, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग सब कुछ कवर करके चलना। तो अगर ऐसी वाली क्लास आपको चाहिए तो आपने कमेंट करके बताना है क्या हम इस सीरीज को शुरू करें क्या। अगर शुरू करना है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर हम इस क्लास के बारे में सोचते हैं, और ताकि एक क्लास आपको थ्योरी की मिलती रहे और एक क्लास हम जो है वो PYQ की करते रहें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। रेड बीसेप पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो रेड बीसेप पाता है पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है? रेड बीसेप जो पर्यटन स्थल है ना ये आपका पंचकुला के अंदर आना है, बता देना है। पीपली कहाँ पर है? तो अभी मैंने बताया ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। पीपली कहाँ पर है? पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और कुरुक्षेत्र जो है ना ये हरियाणा का वो स्थान है जहाँ पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था, जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। ये सब बातें शायद मैं पीछे करवा चुका हूँ, ठीक है। रेवाड़ी जो है इसको एक तो बोलते हैं पित्तल नगरी, इसे क्या बोलते हैं? इसे पित्तल नगरी भी बोलते हैं। ये बातें आप कल की क्लास में कर चुके हैं। जींद जो है इसको एक तो मिल्क सिटी बोलते हैं, ठीक है ना। मिल्क सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं ना उनमें सबसे बड़ा क्या आता है, जो वीटा मिल्क प्लांट है, वीटा मिल्क प्लांट,
वीटा जो मिल्क प्लांट है ना, ये कहाँ का फेमस है? ये जींद का सबसे बड़ा उद्योग आता है, ठीक है ना, वीटा मिल्क प्लांट है। क्योंकि जींद की बात करोगे ना तो हरियाणा के अंदर एक भैंसों की नस्ल है, कौन सी? वो है मुर्रा नस्ल। कौन सी है? मुर्रा नस्ल, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है। तो मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं ना, ये ज़्यादा कहाँ पर है? जींद के अंदर आती है। लेकिन भैंसें ज़्यादा कहाँ पर होती है? हिसार के अंदर। लेकिन इस नस्ल की कहाँ पर है? जींद के अंदर आती है। इसीलिए जींद क्या होता है, दूध ज़्यादा है वहाँ पे, तो मिल्क सिटी बोलते हैं इसको। तो वीटा मिल्क प्लांट के बारे में पूछे कहाँ का फेमस है, तो वो जींद का फेमस है रहता है, ठीक है, याद रखना। और पंचकुला जो है ये दूसरा सबसे छोटा क्या हो जाएगा? जिला हो जाएगा। दूसरा सबसे छोटा जिला, दूसरा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट या दूसरा सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछे ना, आप क्या बताओगे? वो पंचकुला ही रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वो रहता है आपका पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नील क्रांति कृष्णा डैम जो है ना, ये भी कहाँ पर है? नील क्रांति कृष्णा डैम ये कहाँ पर बना हुआ है? यानी ये सारे क्षेत्र जो चल रहे हैं ना, ये कोई ना कोई पर्यटन स्थल से है, कोई ना कोई धार्मिक स्थल से। ये वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो इसने पूछा है नील क्रांति जो कृष्णा डैम है ना, ये कहाँ पर है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। नील क्रांति कृष्णा डैम, ये वाला क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो अभी कहाँ बताओगे? ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही बना हुआ है। नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पे आता है? कुरुक्षेत्र के अंदर ही बना हुआ है, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि जो सूर्यकुंड झील है या जो सूरजकुंड झील है, सूरजकुंड जो झील है ये कहाँ पर है? तो सूरजकुंड झील पड़ती है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। इसी सूरजकुंड के अंदर यहाँ पे क्या लगते हैं? सूरजकुंड का मेला भी लगता है, ठीक है। अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद जो है ये हरियाणा का सबसे बड़ा शहर भी आता है। हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर अगर आपसे पूछ लेना तो आपने बता देना है वो फरीदाबाद ही रहता है। फरीदाबाद के कौन से उद्योग प्रसिद्ध मैं कल करवा चुका था। गुरुग्राम जो है ना, इसे एक तो सोलर सिटी के नाम से जानते हैं, सोलर सिटी के नाम से जानते हैं। इसे मैडी सिटी भी कहा जाता है, मैडी सिटी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे मॉल सिटी भी कहा जाता है, इसे मॉल सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। किसको? गुरुग्राम को कहा जाता है, ठीक है। भिवानी जो है इसको बॉक्सिंग हब कहा जाता है। भिवानी को क्या कहा जाता है? इसको बॉक्सिंग हब कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। भिवानी से ही पीछे एक डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ था, कौन सा? वो होता है चरखी दादरी, ठीक है ना। चरखी दादरी जो है ये भिवानी से ही अलग होता है। और चरखी दादरी के अंदर एक गांव पड़ता है, कौन सा? उस गांव का नाम है बलाली गांव। कौन सा रहता है? बलाली गांव। बलाली गांव से एक कुश्ती खिलाड़ियों का नाम आता है, कौन सा? जिनका नाम था गीता फोगाट। क्या नाम आता है? गीता फोगाट का नाम सुन रखा होगा। और इन्हीं के नाम पर क्या बनी थी? एक मूवी जिसका नाम था दंगल, ठीक है। दंगल मूवी जो है किसकी थी? यानी इनके पिता का रोल किसने निभाया है? वो आमिर खान ने निभाया है। इनके पिता का नाम क्या है? तो महावीर फोगाट रहता है, ठीक है। ये भी याद रखना आपने। तो यानी ऐसे क्वेश्चन करोगे ना आप लोग तो आपकी जीके इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा और एक आंसर को टिक कर लिया और आगे बढ़ गए, ऐसे याद नहीं होगा। आपने करना क्या है? आपने अपनी कॉपी को खोल के रखना है। मतलब आप जब तक लिख लिख करके नहीं देखोगे ना तब तक चमकोगे नहीं आप लोग, ठीक है। रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे टच किया था, भिवानी को अपन ने क्या कहा? बॉक्सिंग अब। फिर ये बन गया अपना कौन सा? डिस्ट्रिक्ट बन गया। फिर इसमें गांव आ गया, फिर ये खिलाड़ी का नाम आ गया। ऐसे करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन निकाला करो। ऐसे क्वेश्चन निकालोगे ना आप लोग तो आपको ये लगेगा कि मेरी जीके जो है ना ये काफी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वरना आजकल ऐसे मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक घूम रही है। आप बुक को पढ़ोगे, रट्टाफिकेशन कर लोगे, फिर फायदा क्या है? लेकिन जिस टाइम सीईटी आया ना, पता लगा वो क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं। तो जो आपकी तैयारी अच्छी हो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको लिख लिख करके देखना पड़ेगा। जितना लिख लिख करके देखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा चमकोगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं।
ओएसिस एक पर्यटन स्थल है, ओएसिस इस नाम से है ये। ओएसिस जो है ना, ये एक पर्यटन स्थल है। ये किस जिले में स्थापित है? तो ओएसिस रहता है करनाल के अंदर। ओएसिस कहाँ पे है? ओएसिस जो है ना, ये करनाल के अंदर रहता है, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। और करनाल क्या है? करनाल अभी एक मंडल भी है। करनाल क्या है? करनाल अभी एक मंडल भी है। मंडल तो कौन सा है? रोहतक भी है। तो रोहतक मंडल जो है, मंडल के साथ साथ क्या है? ये सबसे बड़ा मंडल भी है। रोहतक क्या है? रोहतक सबसे बड़ा मंडल है अपना। ऐसा मैंने क्यों कहा सबसे बड़ा मंडल? इसलिए मैंने कहा क्योंकि ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने आते हैं? तो इसके अंदर टोटल 5 जिले आते हैं। कितने? 5 जिले जो है ना, वो इसके अंदर आते हैं। अम्बाड़ा को मैं करवा चुका हूँ, जींद हम कर चुके हैं। तो करनाल के बारे में अच्छे प्रकार से याद रखना। अभी करनाल से वर्तमान में एमपी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, ये आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ओएसिस जो पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये करनाल के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? काला अम्ब किस स्थान से संबंधित है? अब देखो, जो काला अम्ब है ना, ये कौन से स्थान से संबंधित है? अब आपने पानीपत के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ रखा होगा, मुझे पता है इसका आंसर आपको आता है कि पानीपत करके आओगे। पानीपत सही भी है, क्योंकि देखो पानीपत के अंदर अगर हम बात करें ऐतिहासिक चीजें या हिस्ट्री की बात करें हम पानीपत की, तो पानीपत के अंदर बड़े बड़े 3 युद्ध हुए हैं, जिनको हम पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो आप थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। जो पानीपत है ये बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। देखो पानीपत के अंदर क्या हुए हैं? टोटल 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत में क्या हुए हैं? टोटल 3 युद्ध हुए हैं। ये तीनों युद्ध कब कब हुए हैं तो आपको पता हो। पानीपत के अंदर जो पहला युद्ध है ना, वो आपने अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। वो होता है कब? 21 अप्रैल को शुरू हुआ था। और कब? 1526 के अंदर हुआ था ये, ठीक है। ये पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ तो था मुगल बादशाह जिसका नाम था बाबर, और एक तरफ था इब्राहिम लोदी। एक तरफ कौन था? एक तरफ था इब्राहिम लोदी। यानी ये पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसके अंदर हार किसकी होती है? तो हार तो इब्राहिम लोदी की होती है। दूसरा जो पानीपत का युद्ध होता है, दूसरा जो युद्ध हुआ था ना, ये कब हुआ था? तो ये होता है 5 नवंबर को। और 5 नवंबर कब? 1556 को हुआ था। ये कब हुआ या किस किस के बीच में हुआ? तो ये आपने बता देना है। एक तरफ तो रहेगा अकबर, और एक तरफ कौन था? हेमू या फिर हेमचंद्र। या तो हेमू लिखा आ सकता है या हेमचंद्र भी लिखा आ सकता है। जिसमें हार किसकी होती है? हेमू की ही तो हार होती है, ठीक है। हालांकि अकबर का संरक्षक था जिसका नाम रहेगा बैरम खान। इस युद्ध को अकबर ने तो लड़ा ही नहीं था। अकबर क्या, बैरम खान क्या था? इसका संरक्षक था, वो इसने युद्ध को लड़ा था। तीसरा जो पानीपत का युद्ध होता है ना, ये भी आपने अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। तीसरा युद्ध कब होता है? तो ये होता है यहाँ पर 14 जनवरी 17 को। 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किस किस के बीच में होता है? तो यहाँ पर आप कहेंगे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और मराठों के बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। हार किसकी होती है? हार मराठों की होती है। और मराठों का नेतृत्व करता कौन था? वो था सदाशिवराव भाऊ। क्या नाम रहेगा? सदाशिवराव भाऊ। ये था मराठों का नेतृत्व करता। ये भी इस युद्ध के अंदर मारा गया था। अगर हम बात करें सदाशिवराव ने और क्या काम करवाया था, तो जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, उसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो इसका पुनः निर्माण जो है ना, ये इसी सदाशिवराव के द्वारा ही करवाया गया था, याद रखना है। तो ये 3 युद्ध हुए थे। अब देखो 3 युद्ध कहां पर हुए हैं? ये पानीपत के अंदर हुए हैं। पानीपत में जो तीनों युद्ध हुए हैं ना, इनमें से आपको बताना है कि काला अम्ब नामक जो जगह पड़ती है, इसका संबंध कौन से युद्ध से है।
अब देखो पानीपत में 3 युद्ध हो रखे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस स्थान का मतलब तीनों युद्धों से है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इस स्थान का जो संबंध है ना वो कौन से युद्ध से है। इसका स्थान, इस स्थान का संबंध कौन से युद्ध से है? भी पानीपत के पहले युद्ध से है, पानीपत के दूसरे युद्ध से है, या पानीपत के तीसरे युद्ध से है? ये बनता है क्वेश्चन आपका। ये मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि ये इस स्थान का संबंध। देखो स्थान कहाँ पर है? स्थान तो पानीपत के अंदर है। पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, लेकिन तीनों में से इसका संबंध इससे है कि इसका है कि इसका है, किसका है, वो आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और अगला जो क्वेश्चन है, कहाँ के पवित्र सरोवर में पृथ्वी के 68 तीर्थों की कांति एवं शक्ति निहित है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी ऐसे क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखो आप यहाँ पर 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक तो क्वेश्चन आता है 51 शक्ति पीठों वाला, और इसने दे रखा है 68 शक्ति पीठों वाला। अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा, इसका ऑप्शन तो रहेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। हटकेश्वर तीर्थ ये पड़ता है हाट गांव के अंदर। ये कहां पर पड़ता है? ये हाट गांव। और हाट गांव कहां पर है? ये जींद के अंदर पड़ता है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि 68 तीर्थों की कांति वाला, फिर तो आप बताओगे हटकेश्वर तीर्थ है, हाट गांव के अंदर पड़ता है। लेकिन पीछे क्वेश्चन आया था कौन सा, उसमें पूछा गया था 51 शक्ति पीठों वाला। 51 शक्ति पीठों वाला, तो 51 शक्ति पीठों वाला पूछ लेना आपने, तो फिर आपने बताना है एक मंदिर है कौन सा, वो है देवी कूप भद्रकाली मंदिर। देवी कूप भद्रकाली मंदिर, देवी कूप भद्रकाली मंदिर। और ये देवी कूप भद्रकाली मंदिर जो है ना, ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है अपना कुरुक्षेत्र के अंदर। ये कहां पर पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो देवी कूप भद्रकाली जो मंदिर है ना, ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। इसका मतलब क्या हुआ था कि जो भगवान शिव थे, जो भगवान शिव थे ना, तो भगवान शिव की जो पत्नी थी जिनका नाम था माता सती, माता सती, कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई ना, तो इनकी बॉडी के 51 टुकड़े हुए थे। 51 टुकड़े हुए थे, तो कौन सा टुकड़ा कहाँ, जहाँ पर गिरा था ना वहाँ पर मंदिर बन गया। तो देवी कूप भद्रकाली जो मंदिर है ना, वो यहाँ पे याद रखना है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का यहाँ पर शरीर का कौन सा अंग गिरा था, तो ये भी आपने याद रख लेना है। जो दायां टखना है ना, वो यहाँ पर गिरा था। कौन सा? दायां टखना यहाँ पर गिरा था। किनका? माता सती का। इसीलिए मंदिर यहाँ पे कौन सा बन गया? देवी कूप भद्रकाली मंदिर बन गया। ये 51 शक्ति पीठों में से एक कहलाता है। लेकिन अगर पूछ लेना 68 तीर्थों की कांति किसके अंदर निहित है, फिर आपने बतानी है वो है हटकेश्वर तीर्थ। और वो कहाँ पर पड़ता है? वो हाट गांव जींद के अंदर पड़ता है। वो कहाँ पर पड़ता है? हाट गांव जींद के अंदर पड़ता है। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए अमीन तीर्थ जो है ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। अमीन तीर्थ कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। अमीन तीर्थ का संबंध किससे आता है? तो महाभारत में जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु, अभिमन्यु कौन थे? जो अर्जुन के बेटे थे, उनका नाम से क्या नाम आता है? अमीन तीर्थ आता है। ये अमीन वही क्षेत्र है जहां पर कौरवों के द्वारा क्या किया गया था? चक्रव्यूह की रचना की गई थी। और उसी चक्रव्यूह को भेदना कौन जानता था? अर्जुन के अलावा कोई व्यक्ति था, वो था अर्जुन का ही बेटा, जिसका नाम क्या था? अभिमन्यु। लेकिन अभिमन्यु से गलती ये हुई थी कि अभिमन्यु जो है ना, उस चक्रव्यूह को सिर्फ भेदना जानता था। वे चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं ये सिर्फ पता था, वापिस कैसे निकलते हैं ये अभिमन्यु को पता नहीं था। इसीलिए वो चक्रव्यूह के अंदर फंसा और 13वें दिन क्या हुई थी? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, यानी अभिमन्यु को मारा गया था। तो इसलिए क्वेश्चन आता है अमीन तीर्थ का संबंध किससे है? तो वो रहेगा अभिमन्यु से। अभिमन्यु कौन है? ये अर्जुन का बेटा था। ठीक है, याद रखना। कमोदा तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। सारे कहाँ पर आ जाएंगे याद रखना, लेकिन ये वाला ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो आपके सामने है।
हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? अब देखो, ये जो पुरस्कार है इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब है ना, मैं कुछ चीजों के अंदर बदलाव करने वाला हूँ। बदलाव कैसे करेंगे? हमारे जो क्वेश्चन है ना, ये अब चेंज होने वाले हैं। चेंज कैसे होंगे कि जैसे अभी है ना, हमारी जो हरियाणा की जो वेशभूषा है, यहाँ से हरियाणा में जो कल्चर है, यहाँ के क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर सांग परंपराएं हैं, यहाँ के क्वेश्चन, तो वो जो क्वेश्चन है ना, वो अब मैं डेली लेकर के आया करूंगा। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को अपन डिटेल के अंदर करेंगे। इसने पूछा है कि हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। देखो, अगर हम बात करें इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा इसका बी। जो भीम पुरस्कार है ना, ये हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। कौन सा है? भीम पुरस्कार जो है ना, ये हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार आता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत होती है ना, ये कब हुई थी? शुरुआत तो हुई थी 1991 और 92 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। कौन से पुरस्कार की? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर बात की जाए, अभी इसका जो नाम है ना, पीछे ये चेंज कर दिया गया था। नाम जो है इसका चेंज कर दिया गया था। ये नाम चेंज कर क्या कर दिया गया था? इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया था। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ठीक है ना, यानी मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो इसका नाम कर दिया गया था। ये कब किया गया था? ये 21 अगस्त, सॉरी, ये आपका अगस्त 2021 में कर दिया गया था। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार में टोटल कितनी राशि मिलती है? इसके अंदर कुल मिलाकर के 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। तो नाम चेंज कब किया गया इसका? अगस्त 2021 के अंदर। अभी आपको पता ही होगा कि हरियाणा के 4 खिलाड़ी ऐसे हैं। हरियाणा के कितने खिलाड़ी हैं? हरियाणा के टोटल 4 खिलाड़ी हैं जिनको इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? जिनमें से एक का नाम तो कौन आता है? वो है मन्नू भाकर। एक का नाम क्या रहेगा? मन्नू भाकर। और 3 नाम कौन है, ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये नहीं है कि इनके नाम मेरे को नहीं पता है, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहूँगा तो मैं तीनों के तीनों नाम यहाँ पे और लिख सकता हूँ। एक का नाम हरमनप्रीत सिंह आता है, मैं लिख सकता हूँ नाम तो मेरे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि जो ये पुरस्कार वर्तमान में जिन खिलाड़ियों के नाम घोषित हुए हैं ना, उनके नाम आपको पता है कि नहीं है। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी 2 या 3 दिन पहले ही इनके नामों की घोषणा हुई है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों का पता है कि नहीं है। तभी तो मैं आपसे बीच में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ये बातें आपने कमेंट करके बतानी है, ताकि एक तो मेरे को ये पता लग जाए कि जितनी वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूँ वो आप वीडियो पूरी देखते हो कि नहीं देखते हो। इससे मेरे को ये पता लग जाएगा भी स्टूडेंट जो जितने जुड़े हुए हैं ना, वो सारे के सारे फुल वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 4 खिलाड़ियों के नाम, एक में मन्नू भाकर है, एक में हरमनप्रीत सिंह है। 2 नाम अपने बताने हैं कमेंट करके, वो कौन से हैं वो याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो ये 1961 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। किसकी? अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार में पहला हरियाणवी खिलाड़ी अगर पूछ ले, पहला हरियाणवी खिलाड़ी अगर आपसे पूछ ले, पहला हरियाणवी खिलाड़ी वो कौन सा था, तो वो रहेगा उदय चंद। वो कौन सा रहेगा? वो उदय चंद रहेगा। और इसको कब दिया गया था? 1961 के अंदर ही दिया गया था। उदय चंद का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध रहता है फतेहाबाद से। कहाँ से है? वो फतेहाबाद से। किस में दिया गया था? इनको कुश्ती के अंदर दिया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्रसिद्ध पहली महिला खिलाड़ी कौन सी थी? पहली महिला खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो पहली महिला खिलाड़ी जो है ना, वो आपने बता देना है गीता जुत्सी। क्या नाम रहेगा? गीता जुत्सी। और गीता जुत्सी को एक तो 800 मीटर दौड़ के अंदर और एक 1500 मीटर दौड़ के अंदर। इनका संबंध वैसे कहाँ से है? इनका संबंध तो है गुरुग्राम से। ये क्या है? ये एक धावक है। और धावक का मतलब क्या हुआ? ये दौड़ है, दौड़ वाले क्षेत्र के अंदर इनका नाम चलता है।
तो गीता जुत्सी को कब दिया गया था ये आपने कमेंट करके बताना है। और गीता जुत्सी को 800 और 1500 मीटर की दौड़ है, पहली महिला खिलाड़ी पूछ लेना तो वो आपने बताना है। और कौन रहेगा धावक के अंदर। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब होती है 1991 के अंदर। अभी इसका नाम क्या पड़ गया है मेजर ध्यानचंद। और ध्यानचंद कौन थे, ध्यानचंद जो है ना इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर इनको बोलते हैं। और इनका जन्म कब होता है तो ये भी आप नोट कर लेना, ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, ठीक है ना। इसीलिए तो हम 29 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं, हम इसे खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिन के रूप में, हम इसको खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेने हैं। तो हरियाणा का सबसे बड़ा पूछा था वो कौन सा हो जाएगा, वो भीम पुरस्कार यहाँ पे हो जाएगा। एक आपने बता देना है जो भारत रत्न है ना, भारत रत्न इसकी शुरुआत होती है 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। लेकिन आपको बताना है 1954 में यह 3 व्यक्तियों को दिया गया था। वो तीनों व्यक्ति कौन से थे वो आपने कमेंट करके मेरे को बता देना है। तीनों व्यक्तियों के अंदर एक व्यक्ति का नाम था सीवी रमन, सीवी रमन रहेगा। एक का नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले क्या थे उपराष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक नाम आपने बताना है कमेंट करके कि वो एक नाम कौन सा था। कि 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, तीनों में से 2 नाम मैंने लिख दिए हैं, एक नाम आपने कमेंट करके बताना है कि कौन सा रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शंकर जो जादूगर थे ना उनकी जन्मस्थली पूछी गई है। और ये वो क्वेश्चन है जो अनगिनत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। पूछा क्या गया है कि जो शंकर जादूगर होते हैं, नाम सुन रखा होगा, जादूगर जो शंकर हुए उनका नाम, उनकी जन्मस्थली कहाँ पर है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि एग्जाम के अंदर ऐसे के ऐसे ही पूछा गया था, ठीक है। तो इनका जन्मस्थली रहती है एलनाबाद के अंदर। और एलनाबाद जो है ना ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। एलनाबाद कहाँ पर है, ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये क्या है, ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विधानसभा की सीट है। सिरसा की, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये सिरसा की एक विधानसभा की सीट है यहाँ से, ठीक है ना। ये क्या है, विधानसभा की सीट है। और अभी यहाँ से एमएलए कौन है, वो है भरत सिंह बेनीवाल, भरत सिंह बेनीवाल। ये वर्तमान में क्या है, ये यहाँ से एमएलए हैं, वर्तमान में विधायक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसी एलनाबाद का प्राचीन नाम पूछ लेता है कि इसका जो प्राचीन नाम है ना ये क्या हुआ करता था। तो एलनाबाद का प्राचीन नाम हुआ करता था खड़ियल। क्या नाम रहेगा, खड़ियल जो है ना ये इसका प्राचीन नाम हुआ करता था, ठीक है। अगर हम बात करें रानिया की तो रानिया भी क्या है, ये भी सिरसा के अंदर आता है। और ये भी सिरसा विधानसभा का एक क्षेत्र है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि रानिया के अंदर एक रानिया का विद्रोह भी होता है, रानिया का विद्रोह भी हुआ था। और ये विद्रोह कब हुआ था, तो रानिया का विद्रोह हुआ था 1818 के अंदर। 1818 के अंदर कौन थे यहाँ पर नेतृत्व करता, उस व्यक्ति का नाम था जाबित खान। क्या नाम रहेगा, जाबित खान जो है ना वो इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है। हांसी कहाँ पर पड़ता है, तो हांसी हिसार के अंदर पड़ता है। हांसी अभी वर्तमान में क्या है, हांसी अभी एक पुलिस जिला है। और अभी एक और घोषणा हुई है कि हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। हरियाणा के अंदर अभी 5 डिस्ट्रिक्ट और बनने वाले हैं। 500 में से एक नाम किसका आएगा, वो हांसी का नाम पे चल रहा है, ठीक है। तो शंकर जो जादूगर थे ना उनकी जन्मस्थली पूछे तो कौन सा हो जाएगा, वो आपने बता देना है, वो रहेगी एलनाबाद यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो अपन लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है ये आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आज का सेशन कैसा रहा ये आपने कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना है, ठीक है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी जो वीडियो है ना ये थोड़ी और लंबी जाए। देखो आज मैंने प्रयास किया है कि थोड़ी वीडियो को मैं लंबा बना दिया है ताकि कुछ और क्वेश्चन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।